हेलो स्टूडेंट्स। तो जेई मेन पीवाई क्यूज 22-23 की इस सीरीज में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हमको क्यों पीवाई क्यूज करने चाहिए? तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हर बच्चे को जो जेई का एग्जाम दे रहे हैं, जेई मेन, नीट या बोर्ड, उनको इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। एक तो ये पता लगता है हमको कि क्या ट्रेंड है क्वेश्चंस का, किस तरह के क्वेश्चंस अब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो इस बात का पता लगता है। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस पता लगेगी। आप देखेंगे मोर और लेस सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स और जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं, सभी क्वेश्चंस। फिर नीट का जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि लेवल जेई मेन और नीट का ऑलमोस्ट सेम होता है। बहुत थोड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत सारी मैथ्स लगती है, तो नीट के बच्चे भी इनको सॉल्व करें। उसके अलावा आपको यदि पूरे कंसेप्ट चाहिए, सभी थ्योरी आपको बहुत डिटेल में समझना हो, तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है वो आप बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, तो डायरेक्टली मुझसे बात करके आप उसको बाय करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उससे फ़ायदा लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ है, बहुत अच्छे हैं वो वीडियोस। आप चाहें तो उसको बाय कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन लेते हैं। Two long parallel wires carrying current 8 ampere and 15 ampere in opposite directions are placed at a distance of 7 centimeter from each other. A point P is at equidistant from both the wires such that the lines joining the point P to the wires are perpendicular to each other. The magnitude of magnetic field at P is given root to 1.4. तो ये जेई मेन 25 जनवरी 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो वो जो दो वायर्स हैं उसमें ये बोला हुआ है पैरेलल हैं वो वायर्स, और उनमें ऑपोजिट डायरेक्शंस में करंट फ्लो हो रहा है। और इस तरह का डायग्राम बनाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये कितने कितने करंट्स हैं, मैंने यहाँ दो वायर्स दिखाए। ये जैसे कि हम उन वायर्स का टॉप व्यू देख रहे हूँ। एक वायर में मैंने करंट दिखाया डॉट से और एक में क्रॉस से। डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा है और इसमें करंट है अंदर, तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो गए करंट। अब कितने कितने करंट्स हैं, तो इसमें है 8 एम्पियर का करंट मान लेते हैं, और इसमें है 15 एम्पियर का। और ये दोनों वायर्स कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 7 सेंटीमीटर पर। ये इनके बीच की सेपरेशन, इस तरह का फिगर बनाया। अब वो जो P ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, वो इन दोनों वायर से इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, इन ये दो वायर्स हैं, ये P का डिस्टेंस इस वाली वायर से और ये इस वायर से, तो ये दोनों लेंथ यदि बराबर हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। दोनों 45 के होंगे तो 90 का होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बतलाना है। अब दोनों वायर्स कैसे हैं, लॉन्ग, तो लॉन्ग वायर से फील्ड कितनी होती है, वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4π2I/d। ये फॉर्मूला लगेगा दोनों के लिए। डिस्टेंस तो ये बराबर है, डिस्टेंस फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। ये भी x मान लिया मैंने, ये x मान लिया, तो ये कितना होगा, तो ये 2x स्क्वायर होगा। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर बाय 2, तो x बराबर 7/√2। यानी ये डिस्टेंस कितनी है, 7/√2, पर ये सेंटीमीटर में ध्यान देंगे, और ये भी कितनी है, 7/√2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों डिस्टेंसेस निकाल लिए हमने। डी करंट्स हमको पता है। अब यहाँ पर दो फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी, एक ये वायर करेगा एक ये वायर करेगा, दोनों का हमको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमको, दाहिने हाथ को इस तरह से हाफ ओपन रखना चाहिए। ये जो थंब है इसको करंट की डायरेक्शन में रख देंगे, तो ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है ये बताता है हमको मैग्नेटिक लाइन का ओरिएंटेशन। मतलब ऐसे रखें यदि हथेली को, तो देख रहे हैं आप इस तरह की होगी मैग्नेटिक लाइंस, क्योंकि स्टेट कंडक्टर की जो फील्ड होती है उसकी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, वो होती है कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो ऐसे रखें हथेली को तो इस तरह का सर्कल होगा, और मैग्नेटिक लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है,
कि उसके किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो इजीली हो जाएगा ये काम। ऐसे आपने हथेली को रखा, ऐसी आई वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, उस पर यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ऐसी होगी फील्ड। ये किसने प्रोड्यूस की है? ये प्रोड्यूस की है इस वायर ने। इसको वायर 1 बोल दें तो ये हो गया B1 वेक्टर। अब इससे कैसी होगी फील्ड? तो फिर से ऐसा रखेंगे, हाफ ओपन राइट हैंड पाम, और करंट को रखेंगे अंदर, और हमको यहाँ फाइंड करना है फील्ड, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं फील्ड लाइन होगी इस तरह की। कैसी होगी? यहीं से पास कर देते हैं उसको। ये वायर है, इसके चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस होना है, तो ऐसा सर्कल बनेगा, इस तरह का सर्कल होगा, उस पर टेंजेंट ऐसा हो जाएगा। मतलब ये फील्ड्स दोनों आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर। और इनका रिजल्टेंट कितना होगा? तो वेक्टर की प्रॉपर्टी से रिजल्टेंट होगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बतलाना है। तो ये सब आप दिमाग में करेंगे काम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये दो वायर्स थे, इसी तरह का फिगर बनाएंगे तो इजीली सॉल्व होगा। इसमें मैंने मान लिया करंट है 8 एम्पियर, इसमें 15 एम्पियर, डायरेक्शंस उनकी ऑपोजिट हो गई, वायर्स के बीच की सेपरेशन है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको फील्ड निकालनी है, और ये पॉइंट दोनों वायर्स से है इक्वी डिस्टेंट। हमको ये दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द वायर 7, तो ये 7/√2, ये 7/√2। इससे यहाँ पर फील्ड निकालने के लिए हाफ ओपन राइट हैंड, करंट की डायरेक्शन में थंब को रख दें तो ये फील्ड लाइन, और फील्ड लाइन पर टेंजेंट ये फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो B1 आया ऐसा। और इसके लिए करना है तो इसके लिए इस तरह रखेंगे हथेली को, अंगूठा रखेंगे अंदर बोर्ड से परपेंडिकुलर, तो फील्ड लाइन इस तरह की होगी। तो टेंजेंट ड्रॉ करने पर B2 ऐसा आएगा, और ये उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। बल्कि अब B1 B2 दोनों फाइंड कर लेते हैं अलग अलग, और उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज क्योंकि सेम रहेंगी। 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये फॉर्मूला लगाना है हमको 2I/d। तो 2 इंटू इसमें करंट कितना है 8 एम्पियर, ये सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। और यहाँ क्या आएगा? यहाँ ये आएगा d 7/√2। तो ये √2 ऊपर और ये 7 नीचे, और ध्यान दें कि ये सेंटीमीटर में, तो इसका बना दिया हमने मीटर। तो आया B1। इसी तरह B2 कितना होगा? B2 इज अगेन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और 2 करंट इज 15 एम्पियर अपॉन 7/√2। वो √2 तो ऊपर गया, और सेंटीमीटर का बना दिया हमने मीटर। तो टेस्ला में आ गई हैं फील्ड्स, क्योंकि टेस्ला में ही हमको फाइंड आउट करना है। ऐसा है, फॉर्मूलों से निकाली हुई हैं दोनों फील्ड्स। अब जब इनकी स्क्वेयरिंग करके यहाँ रखेंगे, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो कौन कौन सी क्वांटिटीज बाहर आ जाएंगी कॉमन होकर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, उसके अलावा 2 दोनों में है, 2 भी बाहर, 7 भी, और 10⁻⁻² भी ये बाहर, √2 भी बाहर आ जाएगा, √2 भी बाहर आ जाएगा। बचेगा सिर्फ यहाँ 8, और यहाँ बचेगा 15। 8 मतलब 64, और ये हो गया 225, ये 289 बना। 289 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को लिख देते हैं 10⁻⁻7। फिर 2 √2 को बोला है 1.4 लेने के लिए, अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻2। और क्या आएगा? ये हो जाएगा 289, और √289 कितना होता है? तो ये होता है 17 होता है, यानी ये 17 यहाँ लिख दे। तो बस इसकी सॉल्विंग हमको करनी है। आप 10 की पावर ऊपर ले जाएं तो कितना हुआ? -5। हाल फिलहाल -5, ये 10 की पावर 7 से ये, बल्कि डेसिमल हटाएं तो 10 से और डिवाइड होकर इसको 6 ही बना देते हैं। 10⁻⁻6 हो गया ये। 7 से ये 2 बार कैंसिल, तो ये हो गया 4, और ये 17 मतलब 30 कितना हुआ? 34 इंटू 2 यानी 68। 68 इंटू 10⁻⁻6 ये होगी पी पर रिजल्टेंट फील्ड टेस्ला में। पर हमको तो ये बतलाना था, यानी इसका आंसर हो जाएगा 68। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ सिंगल करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट I flowing in anti-clockwise direction seen from positive z direction
एंड लाइंग इन एक्स वाई प्लेन इज शोन इन फिगर। ये दिखाया हुआ है सिंगल करंट कैरिंग लूप, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब इसको कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, और ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ये दिखाया हुआ है एक्स एक्सिस बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर, ये है वाई एक्सिस और ये है बोर्ड के प्लेन में, मतलब वाई जेड प्लेन ये बोर्ड के प्लेन में है और एक्स परपेंडिकुलर है। आगे बोल रहे हैं द प्लॉट ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वाई एट अ डिस्टेंस ए less than the radius of the coil and on yz plane versus z coordinate look like। किस किस के बीच में हमको रिलेशन बताना है या ग्राफ प्लॉट करना है, बी वाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब जे कंपोनेंट वर्सेस जेड कोऑर्डिनेट, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम एलिमिनेशन से इस काम को कर सकते हैं। चार ग्राफ हमको दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस पर जेड कोऑर्डिनेट है और वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। अब यदि आप यहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लें तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस तरह की एक मैग्नेटिक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इस तरह की मैग्नेटिक लाइन। ये मैग्नेटिक लाइंस आपने देखी होंगी, इस तरह की लाइंस आपने किसी डायग्राम में देखी होंगी जरूर। ऐसी होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इधर से देखने पर यदि एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक मतलब ये वाला फेस नॉर्थ है, तो इस तरह की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं किसी सिंगल करंट कैरिंग लूप की। तो ऐसी हमने लाइन ऑफ फोर्सेस फोर्स ड्रॉ कर ली एक। अब आपको मालूम है लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट वो क्या बताता है, फील्ड का डायरेक्शन। तो जैसे इस पॉइंट की हम बात करेंगे, इस पॉइंट की यदि बात करें जो यहाँ दिखाया हुआ है 0 a z, इस पॉइंट पर यदि बात करेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ये फील्ड की डायरेक्शन यदि है तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका कितना है, 0। यानी ये ग्राफ और ये ग्राफ तो दोनों गलत हो जाएंगे। कौन कौन से, डी भी, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, क्योंकि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y डायरेक्शन का कंपोनेंट तो 0 है, मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा ग्राफ। अब यदि मैं यहाँ बात करूं, थोड़ा आगे यहाँ पर बात करें यदि, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, तो इसका y कंपोनेंट इधर आएगा, ये होगी टोटल फील्ड और उसका ये y कंपोनेंट, और इधर होगा इसका ये z कंपोनेंट। और यदि इधर ड्रॉ करेंगे कहीं तो इससे उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा टोटल फील्ड y कंपोनेंट इधर आएगा और z कंपोनेंट इधर आएगा। तो हमको तो सिर्फ ये जानना था कि जो y कंपोनेंट्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, यानी एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव होगा, यानी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो दोनों ऊपर दिखाए हुए हैं, यानी ये ऑप्शन भी गलत, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन से इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन at midpoint O due to current arrangement as shown in figure will be। तो ये दिखाया हुआ है हमको, क्या दिखाया हुआ है, करंट अरेंजमेंट। इसमें चार वायर्स आप देख रहे हैं, एक ये वायर है, एक ये ED, ये AB और ये BC, और ये चारों इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं क्योंकि यहाँ डॉटेड लाइंस दिखाई हुई हैं। और हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ, दोनों वायर्स में कितना करंट है, I। तो सबसे पहले तो इसकी बात करें, AB की या ED की बात करें, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलोंग द वायर है, इसलिए फील्ड तो जीरो हो जाएगी बाय सेवर्ट लॉ से। मतलब इन दोनों की तो बात करनी नहीं है, हमको बात करनी है सिर्फ इस वायर की और इस वायर की। इन दोनों से फील्ड्स फाइंड करेंगे और उनका करेंगे वेक्टर एडिशन। पर जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो कंप्लीट फॉर्मूला तो ये है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी, और यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब यदि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है तो क्या होता है, अल्फा बीटा दोनों 90 हो जाते हैं और दोनों ये 1 होकर ये 2 बनकर कंप्लीट फॉर्मूला इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई डी होता है।
पर यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के एक एंड के सामने हो, तब क्या होगा? जो फॉर्मूला अभी हमको यूज करना है, तब क्या होगा? तब एक एंगल इसमें से हो जाएगा 0 और एक होगा 90। तो साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1। मतलब अभी जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो ये है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बस यहाँ 2 नहीं आएगा बल्कि आई अपॉन डी आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों में करंट है आई, और डिस्टेंस कितनी है? a बाई 2 दोनों के लिए आई, और यहाँ आएगा a बाई 2। अब बस डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं। इससे यहाँ जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो राइट हैंड थंब रूल लगाया, थंब करंट की डायरेक्शन में, ये फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर्स बताता है मैग्नेटिक लाइंस का ओरिएंटेशन। तो ये लाइन ऐसी होंगी, लाइंस ऑफ फोर्स, तो यहाँ फील्ड आएगी ऐसी, बाहर आएगी, मतलब डॉट की फील्ड इसने प्रोड्यूस की। और ये कैसी करेगा? तो इसमें भी आप देख रहे हैं कर्ल ऑफ फिंगर्स, इधर अंदर और इधर बाहर, मतलब ये डॉट, यानी दोनों ने ही डॉट की फील्ड प्रोड्यूस की है। तो बस एक से फील्ड निकाल कर दोनों को ट्वाइस कर देंगे, तो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितना है? आई, और डिस्टेंस कितनी है? a बाई 2, तो इसको सॉल्व किया तो ये बना 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, आई अपॉन ए, ये 4 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 बल्कि पाई ए, ये टेस्ला में नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। इसने जो प्रोड्यूस की, इसने जो प्रोड्यूस की, एडिटिव है, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 4 टर्न्स produces a magnetic induction 32 Tesla at its center. The coil is unwound and is rewound into a circular coil of single turn. The magnetic induction at the center of the coil will be by the same current will be. तो ऐसा यदि क्वेश्चन आता है, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा यदि क्वेश्चन आए तो ज्यादा अपना टाइम खराब नहीं करना है। आपको सीधे जब भी आप पढ़ते हैं ऐसा अनवाउंड और रिवाउंड, तो बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना चाहिए, B2 अपॉन B1, मतलब पहले जो फील्ड थी और ये है बाद की फील्ड, B2 अपॉन B1, ये होता है बाद में टर्न्स का नंबर उसका स्क्वायर, और पहले जो टर्न्स थे उसका नंबर। पर ये इंश्योर कर लेना आप कि दोनों में सेम करंट होना चाहिए, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो B2 हमको फाइंड आउट करना है, B1 कितना है? वो था 32 टेस्ला, और बाद में कितने नंबर हो गए इसके? सिंगल टर्न, मतलब 1 आएगा, और पहले कितने टर्न्स थे? 4, यानी यहाँ आएगा 16, यानी आंसर आ गया आपका 2 टेस्ला। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट इसका आंसर इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे। इसको डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले एक क्वेश्चन में, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बताया हुआ है आपको, क्योंकि उस वायर की लेंथ जिससे वो कॉइल बनी हुई है उसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है, तो वो लेंथ को कंजर्व करके फिर ये इस रिजल्ट तक हम पहुंचते हैं। तो B2 बाई P1 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मोमेंट्स एसोसिएटेड विद टू क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल्स A and B of radius RA equals to 10 centimeter, RB 20 centimeter respectively are equal if, तो इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बराबर है ऐसा सोच लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल्स। तो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? वो होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और एरिया। और यहाँ रेडियस की बात हुई है तो आप ऐसा लिख लें इसको NI पाई R स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर कॉइल्स हैं और दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स बराबर हैं। तो हमको इसमें से रिलेशन बताना है, क्या होगा? तो M1 लिखते हैं पहले, बल्कि A और B की बात हुई है तो NAIA ऐसा होगा, और पाए लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, पाए R स्क्वायर, R कितना है? RA इज 10 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो इक्वेट कर रहे हो, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू NB IB, फिर पाई आएगा, और अब कितना है रेडियस? 20, यानी 400,
ऐसा हो गया, और बस ये रिलेशन हमको बताना है क्या होगा। 100 से ये कितनी बार कट गया, 4 बार, यानी ये रिलेशन आ गया NaIa इज इक्वल टू 4 टाइम्स NbIb, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इजी सा क्वेश्चन, बस ये फॉर्मूला आपको याद आ जाए और इस पर ध्यान चला जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट्स इक्वल हैं, नॉट मैग्नेटिक फील्ड्स। अब ये नेक्स्ट, अ massless square loop of wire of resistance 10 ohm supporting a mass of 1 gram hangs vertically with one of its sides in a uniform magnetic field of 10 to the power 3 Gauss directed outwards in the shaded region. A DC voltage V is applied to the loop. For what value of V? The magnetic force will exactly balance the weight of the supporting mass of 1 gram. If sides of the loop 10 centimeter, G is 10 meter per second square. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये है वो स्क्वायर लूप और इसमें एक डीसी सोर्स लगा हुआ है, मतलब करंट इस तरह फ्लो होगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और ये वाली जो साइड होगी स्क्वायर की, ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी बताई हुई है, आउटवर्ड्स। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 इन दोनों के बीच, करंट और बी के बीच। तो इस पर आएगा एक फोर्स। अब वो फोर्स ऑब्वियसली आएगा ऊपर, इधर कहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसी फोर्स ने बैलेंस किया होगा इस मास को। मतलब आपको करना कुछ भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीधे लिख देना है IBL इज इक्वल टू mg, बस। अब यहाँ क्योंकि वोल्टेज पूछा हुआ है हमसे, तो इस I को क्या लिख सकते हैं, V बाय R, यानी VBL अपॉन R इज इक्वल टू mg। और यही हमसे पूछा हुआ है V, तो V इज इक्वल टू हो गया mg R अपॉन BL। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो कितना मास कितना है, मास है 1 ग्राम यानी 10 टू दी पावर 3। जी बोला है 10 लेने के लिए। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है 10 टू दी पावर 3 गॉस। तो आपको पता होगा 1 टेस्ला बराबर होता है 10 टू दी पावर 4 गॉस, यानी इसमें हमको 10 टू दी पावर -4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितनी है ये, 10 टू दी पावर 3 है गॉस में, टेस्ला में क्या होगी 10 टू दी पावर -4। ये हो गया। और लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का बना दिया ये हमने मीटर, मतलब सब कहानी 10 की है पूरी। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं, एक 10 से ये एक 10 कैंसिल कर देते हैं, ये 10 की पावर्स को रीअरेंज करें तो ये कितना हुआ 10 टू दी पावर -2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये होगा -1, यानी ये हो गया -3, -3, और -3 ऊपर गया तो 10 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी मस्ट बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इन फिगर। द कर्व्ड पोर्शन is a semicircle connected to two long straight wires। अब ये है वो सर्किट, इसमें करंट है I और यहाँ फील्ड बतलानी है। अब इससे तो फील्ड यहाँ जीरो होगी, इसको हटा दिया। अब इससे तो होगी कुछ ना कुछ फील्ड फाइनाइट, और कैसी होगी वो निकाल लेते हैं। अब इसको होल्ड करेंगे राइट हैंड से, तो इधर होगी वो डॉट साइन के साथ। पहले स्ट्रेट कंडक्टर की लिख रहा हूँ मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ बात हुई है लॉन्ग, मतलब क्या फॉर्मूला आएगा, I अपॉन डिस्टेंस कितनी है R, और कैसी डॉट। ये तो मैंने स्ट्रेट पार्ट से निकाल दी। अब इस सेमी सर्कल के लिए निकालेंगे, कितनी होगी वो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ आता अल्फा, अल्फा कितना होगा पाई I अपॉन डिस्टेंस इसकी भी, मतलब रेडियस कितनी है R, और ये कैसी होगी, तो हाफ ओपन राइट हैंड से, ये भी कैसी है डॉट, मतलब फील्ड्स हैं एडिटिव, दोनों ही डॉट की हैं। रिजल्टेंट फील्ड कितनी होगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किया बाहर, साथ में I बाय R भी बाहर कर दिया, और अंदर बचा 1 प्लस पाई, 1 प्लस पाई। अब इसको हर एक में देख रहे हैं ऑप्शन में 2R लिखा हुआ है, मतलब इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। म्यू नॉट बाय I तो ठीक है, यहाँ पर कितना बचाना है हमको 2R, और 2R यदि बचाना है तो 2 पाई का अंदर मल्टीप्लाई किया होगा। ये जो है 2R हर एक में दिख रहा है 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R, और अंदर फिर मल्टीप्लाई किसका करेंगे 2 पाई का।
तो यहाँ हो जाएगा ये 1/2 पाई, और इधर 2 पाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ बचेगा हाफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1/2 पाई प्लस 1/2। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे इजीली। फिर आंसर मैच करने के लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ, तो जल्दबाजी नहीं करें। मैं बोलता हूँ आपसे, सब्र से आप काम करें, भरपूर समय होता है आपके पास में। बस आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे पूरे करने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको याद रखना चाहिए, कन्वर्शंस याद रखना चाहिए। जैसे पिछले सवाल में एक टेस्ला 10⁴ गॉस होता है, यदि नहीं पता होगा तो वो क्वेश्चन आपसे मुश्किल से ही बनेगा या फिर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged particle of 2 microcoulomb accelerated by a potential difference of 100 volt enters a region of uniform magnetic field of magnitude 4 millitesla at right angle to the direction of field. The charged particle completes semicircle of radius 3 centimeter inside magnetic field. The mass of the charged particle is, तो जैसे आपने देखा राइट एंगल्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चार्ज पार्टिकल करेगा सर्कुलर मोशन, मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पर उसको प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ आपको, ये याद आ जाना चाहिए आपको, क्यू ई बी, ये आएगा उस पर फोर्स, एंड इट सर्व्स एज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एक रिलेशन याद आने से रेडियस आपको मिल गया। यहाँ से क्या होगा रेडियस, ये एक v कैंसिल आउट, r बराबर हो गया m, स्मॉल v लिखे यहाँ पर, स्मॉल v अपॉन क्यू बी। तो या तो डायरेक्ट ये याद हो आपको। अब यहाँ सेमी सर्कल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेमी सर्कल हो या कंप्लीट सर्कल, रेडियस ये होगी। अब हमको चाहिए क्या है, हमको फाइंड आउट करना है मास ऑफ द पार्टिकल, और यहाँ दे रखा है हमको पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ लगा देंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से v फाइंड आउट कर लेते हैं, v कितना होगा, √2q पोटेंशियल डिफरेंस v अपॉन 2qv अपॉन m, और इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, r बराबर m अपॉन क्यू बी, और v की जगह ये सब कुछ लाकर यहाँ पर सब्सटीट्यूशन होगा। और भूले नहीं कि हमको m निकालना है, तो 2q कैपिटल V अपॉन स्मॉल m, ऐसा आया। अब m की लड़ाई है, m की लड़ाई लड़ने के लिए आपको इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो r² बराबर m² अपॉन q² b², और इधर हो जाएगा ये 2qv अपॉन m। तो एक m कट गया, एक q भी कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब इसमें से इस m को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ये m बाहर निकाल लेते हैं। तो m बराबर कितना हुआ फिर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो क्या क्या, q r² b² और ये 2v। पहले तो ये फॉर्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा, और फॉर्मूला आने के बाद अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फिर आंसर आएगा। तो आगे क्या करेंगे, अब हमको क्योंकि m चाहिए, तो कितना है q इज 2 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया माइक्रोकूलम में। फिर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करना है, मतलब 3 इंटू 10⁻² स्क्वायर। फिर b² कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 4 मिली टेस्ला की है, तो 4 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, और नीचे फिर क्या आएगा, 2 इंटू वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, वो 100। तो ज़्यादातर तो 10 की पावर्स हैं, तो क्या करें, इस 2 को पहले हटाएं, और ये हो जाएगा 16, और ये 9, 16 इंटू 9 इज 144, ये हुआ। और अब 10 की पावर्स को रीअरेंज करते हैं, तो ये 2 ऊपर ले जाते हैं, तो ये बना कितना, -4, ये भी एक आएगा -4, और यहाँ से आएगा -6। ऐसा सब कुछ, और कुछ भूले तो नहीं है हम, 10⁶, ये ऊपर जाने पर 2 जीरोज ऊपर जाएंगे तो ये 4 नहीं बल्कि 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो 144, और 10 की पावर्स क्या हो जाएंगी, 6 और 4 10, 18 -18, क्या आएगा ये, किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। हमको यहाँ फिल करना है ये
144, क्योंकि 10⁻⁻18 दे रखा है, इसका आंसर हो गया 144। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डेरिवेशन भी करना पड़ेगा और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि ये आंसर ये आपको याद नहीं रहेगा, तो उसी समय इसको क्रैक करना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, if the number of turns in the coil of a moving coil galvanometer is doubled, then the current sensitivity becomes double। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। आप जानते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में NiAb इज इक्वल टू होता है C phi। तो करंट सेंसिटिविटी मतलब SI ये क्या होगी, phi बाय I। तो phi बाय I हो जाएगा NAB अपॉन C। मतलब करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स से है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट 2 में बोल रहे हैं इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय ओनली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। मतलब रेजिस्टेंस नहीं बदला है, तो will also increase its voltage sensitivity in the same ratio। अब voltage sensitivity क्या होती है, वो होती है phi by V, और V इज इक्वल टू होता है IR या IG लिख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस। तो phi अपॉन IR और phi अपॉन IR हो जाएगा NAB अपॉन CR। और आप बदल रहे हो सिर्फ किसको, इसको। तो इसको बदलने से SV सेम रेशो में नहीं बदलेगा, क्योंकि R भी बदल जाएगा। तो इंक्रीज डिक्रीज कुछ होगा, पर सेम रेशो में नहीं हो पाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ये दोनों तो है नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, a 1 meter long metal rod XY completes the circuit as shown in figure. The plane of the circuit is perpendicular to magnetic field of flux density 0.15 Tesla. If the resistance of the circuit is 5 ohm, the force needed to move the rod in direction as indicated with a constant speed of 4 meter per second will be। तो क्या होगा, इस मेटल रॉड को जब मैग्नेटिक फील्ड में चलाएंगे, किस तरह चला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर, तो इसके एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ इंडक्शन में। कितना होगा वो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो होगा BVL, यदि इस रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर चला रहे हैं। अब ये यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट कितना होगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो BVL अपॉन R। इस तरह करंट पहले फाइंड कर लेते हैं कि करंट कितना फ्लो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है 0.15, जिस वेलोसिटी से चलाना है वो है 4, लेंथ रॉड की है 1 मीटर, अपॉन रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। तो कितना हुआ ये 0.12 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब इस वायर में से जब करंट फ्लो होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसके ऊपर एक फोर्स आएगा। वो फोर्स कितना होगा, फोर्स निकालेंगे हम IBL से, साइन थीटा तो 1 हो जाएगा। तो करंट कितना है 0.12, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.15, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ तो है 1 मीटर। तो ये आएगा इसके ऊपर फोर्स। तो इसको सॉल्व कर लें तो 4 जीरो नीचे आएंगे, मतलब -4 और 15 दूनी 30, 18, 180, और हमको 10 की पावर्स -3 में बताना है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से डिवाइड, यानी 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब मान लो कि ये फोर्स इधर लग रहा है, इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालने की अभी जरूरत नहीं है, मान लो इधर लग रहा है, तो करना क्या पड़ेगा, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है इसे, इस रॉड को, तो इतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, तभी नेट फोर्स 0 होगा और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चला पाएंगे। मतलब हमारा आंसर यही होगा। यहाँ फिल कर देंगे 18, मतलब डायरेक्शन वायरेक्शन के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है आपको। 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन, मतलब 18 इज आवर आंसर।
नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स पी एंड क्यू कैरिंग करंट 10 एम्पियर ईच वर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस. Magnitude of magnetic force experienced by 10 centimeter length of wire P is F1. मतलब क्या है कहने का, दो लॉन्ग वायर्स हैं और उनमें करंट बह रहे हैं 10 एम्पियर, दोनों के बीच की सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर P इज F1. पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट्स का प्रोडक्ट मतलब 10 इंटू 10 दैट इज 100 अपॉन यहाँ आता है डी, डिस्टेंस कितनी है 5 इंटू 10 टू दी पावर -2. ये आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ किसी भी वायर पर, और 10 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना आएगा फिर, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 इतने न्यूटन का फोर्स आएगा. और ये दे रखा है हमको F1, ऐसा बोला है F1. If distance between the wires is halved and currents on them are doubled, force F2 on 10 centimeter of the wire P will be. तो अब यहाँ पर बदल किसको रहे हैं, अब नया फोर्स बात कर रहे हैं. 10 सेंटीमीटर पर कितना लगेगा, तो यहाँ तो वही का वही आएगा सब कुछ. म्यू नॉट बाय 4 पाई भी वैसे ही रहेगा. बस किया क्या है इन्होंने, इफ डिस्टेंस बिटवीन वायर्स इज हाफ्ड, इसको आधा करने से यहाँ पर एक 2 और मल्टीप्लाई होगा, 2 भी होगा. और क्या किया है, एंड करंट्स ऑन देम आर डबल्ड, करंट्स यहाँ 2 आते हैं, दोनों को डबल डबल करने से यहाँ 4 और आएगा. बाकी सब तो ऐसे ही रहने वाला है. तो अलजेब्रिकली भी कर सकते थे इसको हम. और ये सब कुछ बोला हुआ है कितना है F1, ये सब कुछ है F1, यानी ये 8 F1 हो जाएगा. आंसर ए करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular loop of radius small r is carrying current 1 ampere. The ratio of magnetic field at the center of the circular loop and at a distance small r from the center of the loop on its axis is. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अभी तो हम सॉल्व करेंगे, बाद में आप इसको रट लेना. बी सी कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ क्या आता है 2 पाई एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, अपॉन क्या आता है यहाँ आर रेडियस, तो यहाँ बोली हुई है स्मॉल आर. तो ये सेंटर पर फील्ड, और इसी कॉइल की एक्सिस पर फील्ड कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर सेंटर से, वो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. तो यहाँ पर आता है न्यूमरेटर में 2 पाई एन आई आर स्क्वायर, कौन सा आर, उसकी रेडियस का स्क्वायर, अपॉन नीचे आता है आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर प्लस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस अलोंग एक्सिस, इसकी पावर 3/2. ये दो फॉर्मूले हैं और हमको यहाँ इस क्वेश्चन में बी सी अपॉन बी ए बताना है, बी सी अपॉन बी ए. तो जब ये रेशो लेंगे तो ये क्वांटिटीज कैंसिल आउट, 2 पाई एन आई 2 पाई एन आई सब कैंसिल आउट. यहाँ क्या बचेगा, 1 बाय स्मॉल आर, और ये रेसिप्रोकेट हो गया आर स्क्वायर. और डिस्टेंस भी क्या बताइए, ये एक्स क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, वो भी स्मॉल आर बताई हुई है, यानी आर स्क्वायर और इसका पावर 3/2. ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर. अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये बन गया है आर क्यूब, और इधर क्या होगा, ये 2r स्क्वायर बनेगा. तो अलग अलग लिख लेते हैं इसको, 2 की पावर 3/2 और क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी वो हो जाएगा आर क्यूब. और इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√2, स्क्वायर रूट 2 का क्यूब यानी 2√2. तो ये रेशो है 2√2:1. तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे इसको देखते ही आंसर करना है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ current carrying coil of radius small r to the magnetic field at a distance r from the center of the coil on its axis is √x:1. the value of x is, मैं भी आपसे कह रहा था कि इसको रट लो, तो जैसे आपने उसे रट लिया होता तो आप सीधे बतला सकते थे
कि x की वैल्यू कितनी है, वो है 2, यानी 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आया था जेई मेन 8 अप्रैल 2023 में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बशर्ते आपने ये मेहनत पहले कर रखी हो कभी और इसको ध्यान रखा और कहीं लिख कर आपने रखा होगा, तो ही फिर ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। अभी अगली प्रॉब्लम, when a resistance of 5 ohm is shunted with a moving coil galvanometer, it shows a full scale deflection for a current of 250 milliampere। तो इस स्टेटमेंट से आप समझ गए होंगे कि ये बात हो रही है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर की। एक गैल्वेनोमीटर है, कौन सा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसकी कॉइल के साथ यह है जी, मतलब गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है 5 ओम का, क्योंकि एमीटर बना रहे हैं तो एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस। और क्या बोला है आगे, इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर। आपको पता है ये होता है सर्किट का करंट जिसको मेजर करना है, और इस जंक्शन पर आकर करंट डिवाइड होता है, कुछ जाता है गैल्वेनोमीटर में से और बचा हुआ शंट में से जाता है, आई माइनस आई जी, और डिफ्लेक्शन आई जी से आता है। पर यहाँ जो 250 मिली एम्पियर की बात हुई है, ये वाला करंट है, इस करंट ने दिया है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो उसमें कुछ गया आईजी में से, उसने डिफ्लेक्ट किया कॉइल को, बचा हुआ शंट में से चला गया, मेशर होके ये आता है 250 मिली एम्पियर। आगे बोल रहे हैं हाउ एवर व्हेन 1050 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद इट इन सीरीज, इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 25 वोल्ट। तो समझ में आ गया होगा, ये है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर बनाते समय क्या करते हैं हम, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो यहाँ कितना बताया हुआ है 1050 ओम। और अभी करंट कितना इसमें से जाएगा, तो अब करंट ये वाला लेना है, कितना लेना है, आईजी। बस यहाँ गलती हो सकती है, तो हमको आईजी फाइंड करना है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी यदि लिखना चाहें तो जो वोल्टेज नापा है उसने वो है 25, तो 25 इज इक्वल टू होगा आई जी इंटू टोटल रेजिस्टेंस जी प्लस 1050। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कम आ रहा हो, तो आप मेरा वीडियो है इसके ऊपर गैल्वेनोमीटर का कन्वर्शन एमीटर वोल्ट मीटर में, उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। तो बस अब क्या करेंगे, आई जी फाइंड करना है यहाँ पर, और वहाँ सब्सटीट्यूट करके और जी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू कितना हो जाएगा, ये 5 ऐसा हो जाएगा। ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ शंट जुड़ा हुआ है पैरेलल में, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, आई जी इंटू जी इसके अक्रॉस, और 5 ओम के अक्रॉस आई माइनस आई जी इंटू 5। इसमें से हमको आई जी फाइंड आउट कर लेना है। आई जी फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ जी, तो कैसे होगा वो, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, यहाँ लिख लें 5i, 5 का अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया 5ig, और इसको इधर ले जाते हैं, आई जी कॉमन करते हैं, तो आई जी इंटू जी प्लस 5 इज इक्वल टू 5i। और आई कितना है, आई दे रखा है 250 मिली एम्पियर, 250 मिली एम्पियर, यानी वो हो जाएगा अपॉन 1000, क्योंकि इंटू 10⁻³ करेंगे, उसे नीचे ले गए, 1/4 होकर 1/4 होकर ये 5/4 हो गया, यानी आई जी आ गया आपके पास में। आई जी कितना आ जाएगा, ये कितना हुआ 5/4, और ये डिनोमिनेटर में आएगा 5/4, 4 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4g प्लस 20, ये आ गया आई जी। और इसे यहाँ पर यूज करेंगे, आगे इसको सॉल्व करें तो 25 इज इक्वल टू 5/4g प्लस 20, और न्यूमरेटर में ये है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, तो 5g प्लस इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ये 5250, 5250। और अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 100g प्लस ये हुआ 100g और 500, ये हो गया
और इस तरफ ये 5G प्लस 5250। अब ये 5G को इधर लाएं तो ये हुआ 95G और 500 उधर ले जाते हैं तो कितना बचेगा? 4750। 4750। और अब G चाहिए हमें, तो G बराबर हो गया 4750 अपॉन 95। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाने वाला है 50, डिवाइड करने पर आएगा 50 एंड आवर आंसर इज 50। तो 50 ओम इज द आंसर। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron is moving along the positive x-axis. If the uniform magnetic field is applied parallel to the negative z-axis, then the electron will experience magnetic force along positive y-axis. तो पहले A, B और C में तो बात हुई है फोर्स की, और D और E में उसके पाथ की बात हुई है। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग पॉजिटिव x, विल मूव अलोंग सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हमको बताया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है और फील्ड लगी हुई है नेगेटिव z एक्सिस में, तो उसके ऊपर फोर्स जो आएगा वो कैसे हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी। अब इसकी डायरेक्शन निकलती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, पर आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से भी इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ज कौन है? चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख लेंगे हम माइनस ई। अब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर यहाँ ले लेंगे आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? जेड की नेगेटिव एक्सिस, जेड की नेगेटिव साइड में, नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब माइनस के, यहाँ ले लो तो आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा। आप जानते हैं आई जे के, जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा होगा तो क्या जानते हैं आप? आई जे ये के होता है, जे के आई होता है, और के आई ये होता है जे। पर हमको जाना है ऐसे, आई क्रॉस के यदि करें, इस माइनस को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, आई क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? माइनस जे, माइनस जे मिलेगा। और माइनस और ये माइनस हट कर यहाँ बचेगा जे कैप। ये आपको समझ में आया होगा, सिर्फ डायरेक्शन निकाल रहे हैं। यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग ये फोर्स एक्ट करेगा, जैसा कि इसमें बोला हुआ है, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके अलावा ये फोर्स क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों का, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी से, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है ये फोर्स, इसलिए सर्कुलर मोशन होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन ई भी करेक्ट हो गया, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। इसमें बोला इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स नेगेटिव वाई एक्सिस, या फिर ये भी गलत है, विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द पॉजिटिव, नहीं, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, इसलिए वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। यानी ए और ई करेक्ट है, सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट वायर ए बी ऑफ मास 40 ग्राम and length 50 centimeter is suspended by a pair of flexible leads in the uniform magnetic field of magnitude 0.4 Tesla as shown in the figure. The magnitude of the current required in the wire to remove the tension in the supporting leads. ये इनकी बात हो रही है, ये स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। यदि मान लो करंट वरंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा? ये रॉड इनको खींचेंगी स्प्रिंग्स को, तो इनमें आएंगे रिस्टोरिंग फोर्सेस, मतलब ये टेंशन। और टेंशन यदि दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्सेस अभी कहाँ लगेंगे? जब तक इसमें करंट नहीं है फोर्सेस ऊपर लगेंगे, और करंट फ्लो करवा के फोर्सेस, ये जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बराबर एक डाउनवर्ड्स फोर्स प्रोड्यूस कर दें तो वो टेंशन दूर हो जाएंगे, टेंशन नेट टेंशन जो है वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही कुछ है, बस सीधे आपको क्या कर देना चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करें, एम जी इज इक्वल टू, एम जी मतलब उसका वेट, और वेट इज इक्वल टू कर दो आई बी एल, बस ज्यादा उसकी फिजिक्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एम जी इज इक्वल टू आई बी एल। हमको चाहिए क्या? करंट, मतलब आई फाइंड आउट करना है, आई विल बी एम जी अपॉन बी एल, बस। अब मास कितना है? 40 ग्राम, तो ग्राम का बना दिया ये किलोग्राम,
जी की वैल्यू बोला हुआ है यहाँ 10 लेने के लिए, अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड कितनी है 0.4 टेस्ला, और लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो 50 और ये 100, ऐसा सब हो गया। ये जीरो इसे दे दें तो 1000 बना, और ये सब कैंसिल आउट हो गया। ये 10 से 5 बार कैंसिल, ये 4 से 10 बार कैंसिल, और 5 से ये 2 बार कैंसिल, यानी 2 एम्पियर का करंट यदि इसमें फ्लो करवा दें तो वो जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग लीड्स, मतलब आंसर इज 2। अभी अगला क्वेश्चन, फॉर डिजाइनिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट and an emitter of range 10 milliampere using a galvanometer which has a coil of resistance 54 ohm showing a full scale deflection for 1 milliampere as in figure। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा हुआ है, मतलब ये वोल्ट मीटर है, और इसमें देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस। तो ये है एमीटर। हमको कन्वर्ट करना है इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में और एमीटर में, तो कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यूज क्या होंगी ये हमको बतलाना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एमीटर की। एमीटर की आपको बताया हुआ है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये है, मतलब ये केवल यदि गैल्वेनोमीटर होता तो कितना मेजर कर पाता 1 मिली एम्पियर, पर हमको उसको कन्वर्ट करना है 10 मिली एम्पियर की रेंज के एमीटर में, यानी रेंज कितने गुना हो गई है 10 टाइम्स, ये आ गया n। और n आने के बाद में यदि आपको ये निकालना है स्मॉल r, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है g अपॉन n-1, ये लगा देंगे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 54 है और ये 9, मतलब ये हो जाएगा 6 ओम। ये कहानी एमीटर की। और वोल्ट मीटर है तो ये पहले कितना मेजर कर पाएगा, मतलब इसको हम बोलते हैं वी ओल्ड, पहले कितना नाप पाता था, तो 1 मिली एम्पियर का करंट फुल स्केल के करस्पॉन्डिंग, और रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का वो है 54 ओम, यानी ये पहले मेजर कर पाता था 54 मिली वोल्ट। और अब इसको कैसा बनाना है, अब इसको कन्वर्ट करना है इन अ वोल्ट मीटर विच कैन मेजर 50 वोल्ट। 50 वोल्ट यानी रेंज कितनी हो गई, तो 50 अपॉन 54 मिली, और इन दोनों को लगभग बराबर मान लें तो ये हो गया 1000 के आसपास n। तब फिर याद रखो कि रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्ट होता है वो होता है G इंटू n-1। अब G कितना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 54 और n-1 मतलब 1000 ही इसको माना जा सकता है, 999 होगा वैसे तो अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पूछा हुआ है तो 1000 हो गया, मतलब 54 किलो ओम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं फॉर वोल्ट मीटर आर इज नियरली 50 किलो ओम, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। और स्मॉल आर के लिए स्मॉल आर इज 6, ये दोनों ही मिल गए हमको, बाकी सब गलत होंगे, यानी ऑप्शन ए एन सी आर करेक्ट। अब आपको यदि ये कम समझ में आ रहा हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर के कन्वर्शन पर मैंने बनाया हुआ है, पुराना वीडियो है पर बहुत ही अच्छा है, वो देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom revolves around its nucleus with a speed 6.76 times 10 to the power 6 meter per second in an orbit of radius 0.52 angstrom. The magnetic field produced at the nucleus of the hydrogen atom is, आंसर बताना है हमको टेस्ला में। तो फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, n नहीं आएगा n1 हो जाएगा, 2 पाई आई बाय आर, फॉर्मूला ये लगेगा। अब रेडियस हमको मालूम है, बाकी तो कांस्टेंट्स हैं, आय हमको पता करना पड़ेगा। अब करंट कैसे निकालते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई चार्ज Q सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका टाइम पीरियड T हो तो करंट कंस्टिट्यूटेड होगा Q अपॉन T। अब ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये हो गया Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा होता है V बाय आर, यानी क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, ये होगा करंट। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दी है, चार्ज दिया हुआ है,
और रेडियस दिया हुआ है, मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर 2 पाई अपॉन आर, और ये सब कुछ क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो इसमें से 2 पाई कैंसल आउट हो रहा है, तो बचता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं, 10⁻⁻7। फिर ये हो जाएगा क्यू इंटू वी अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ चार्ज डाल देंगे। किसकी बात हो रही है? ये इलेक्ट्रॉन है, नॉट इलेक्शन बट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फिर वेलोसिटी दी हुई है, और आर पुट कर देंगे। और वन एंगस्ट्रॉम कितना होता है? वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब करने के बाद ये आंसर आने वाला है 40। तो इसको आप खुद ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम ईएमआई और एसी के क्वेश्चंस